हाँ तो देखिए हम पढ़ रहे थे अवयव। अवयव में हमने क्या पढ़ लिया था? अवयव की कोटि, दो अवयव का योगफल, दो अवयव की बाकी तक हम पढ़ चुके थे। अभी देखते हैं दो मैट्रिक्स या जो अवयव है उसका गुणनफल। दो अवयव का गुणनफल, यानी दो मैट्रिक्स को गुणा कैसे किया जाता है वो देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर का क्वेश्चन लगभग बनेगा यहां से। तो देखिए कोई भी दो अवयव, जैसे एक अवयव ले लिया ए और तथा एक अवयव बी, यानी अवयव ए तथा अवयव बी को गुणा करने के लिए ए में स्तंभों की संख्या, ए में स्तंभों की संख्या तथा बी में पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए। यानी दो अवयव को गुणा करने के लिए बस एक ही नियम याद रखना है, काम आएगा आगे बहुत ज्यादा, कि कोई भी दो अवयव है ए और बी, तो पहली बार जो अवयव लिख रहे हो उसमें स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव में जितनी पंक्तियां उतने होनी चाहिए। मतलब इसमें जितने स्तंभ उतनी इसमें पंक्तियां तो ही गुणा कर पाएंगे, नहीं तो गुणा नहीं कर पाएंगे। कैसे? जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि अवयव ए है आपके पास में 2 3 4 5 6 7, कोई भी संख्या हो सकती है अंदर। एक अवयव बी है हमारे पास 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखिए हमारी शर्त क्या है कि ए जो अवयव है, ए में जितने स्तंभ है, तो ए में स्तंभ देखिए, एक स्तंभ फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड, यानी ए में 3 स्तंभ है तो इसमें 3 पंक्तियां है तो ही गुणा होगा, नहीं तो गुणा नहीं हो पाएगा। क्योंकि गुणा का नियम क्या है कि ये पंक्ति इस स्तंभ से गुणा होगी, यानी पहला अवयव इसके पहले से, दूसरा इससे, तीसरा इससे। मान लीजिए कि ये नहीं होता, इसमें माना कि तीसरी लाइन नहीं है उसमें। अब देखिए ये अवयव से तो गुणा हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा, लेकिन ये किससे होगा? इसका मतलब ये नियम क्या कहता है कि अवयव ए को बी से गुणा करने के लिए पहले वाला जो अवयव है, पहली बार जो लिख रहे हो, उसमें जितने स्तंभ है उतनी ही दूसरे अवयव में पंक्तियां होंगी तो ही गुणा कर पाएंगे, नहीं तो गुणा नहीं कर पाएंगे। ये नियम याद रखना है। अब हम गुणा करेंगे कैसे वो देखते हैं। देखिए जैसे एक अवयव ले लिया मैंने ए बराबर 3 4 5 6, छोटा सा ही प्रश्न लेते हैं। एक ले लिया बी बराबर 4 5 2 1। हम इन दोनों को गुणा करना है, यानी ए अवयव को बी से गुणा करना है, ए गुणा बी। अब देखिए ए अवयव को जब बी अवयव से गुणा करेंगे तो इसका मतलब पहले ए के अवयव लिखे जाएंगे और फिर अवयव बी के अवयव लिखे जाएंगे। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि दो अवयव दिए हैं, कैसे आया भी आ रहा है कि अवयव बी अवयव दे दिया, ए बी ज्ञात कीजिए, एक नंबर का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो देखिए इन दोनों को गुणा हम किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए गुणा का नियम क्या कहता है कि पहले जो मैट्रिक्स है उसकी पंक्ति पहली और इसका पहला स्तंभ गुणा होगा। कहने का मतलब इसका जो स्तंभ है पहले इन दोनों पंक्तियों से गुणा होगा, फिर ये स्तंभ इन दोनों पंक्तियों से गुणा होगा। देखिए ध्यान से देखिए, वीडियो को रोक रोक के दोबारा रिपीट करके देखना। देखिए पहला अवयव इस पहले से गुणा होगा, ऐसे तिरछा गुणा होगा, देखो ये पंक्ति इस स्तंभ से गुणा होगी, ध्यान रखिए। तो देखिए ये 3 गुणा होगा 4 से, तो यहाँ आ गया 3 गुणा 4, फिर प्लस
ये अगर इससे गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 5 गुणा 5, 5 गुणा 5। यहाँ पे 4 गुणा 3 और 5 गुणा 5 लिखने की जरूरत नहीं है, ये समझाने के लिए लिख रहे हैं, बाकी डायरेक्ट आप यहाँ 12 और 25 लिख के जोड़ के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली पंक्ति को हमने पहले स्तंभ से गुणा किया, यहाँ लिख दिया। अब ये दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा हो गया, अब नीचे वाली पंक्ति गुणा हो रही है तो ये नीचे आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए अब की बार ये गुणा होगी इस स्तंभ से, तो ये 4 इससे गुणा होगा, तो यहाँ जाएगा 4 गुणा 4, फिर प्लस ये 6 गुणा होगा इससे, यानी ये ऐसे गुणा होगा तो 6 गुणा 5, तो 6 गुणा 5। अब देखिए हमने क्या किया, दूसरी जो मैट्रिक्स बी है उसके पहले स्तंभ C1 को हमने मैट्रिक्स ए के दोनों पंक्तियों से गुणा कर दिया। अब मैट्रिक्स बी की जो C2 है दूसरा स्तंभ ये बच गया, अब इसको भी गुणा करेंगे ऐसे ही, अर्थात अब ये जो पहली पंक्ति है इस दूसरे स्तंभ से इससे गुणा होगी, कहने का मतलब 3 गुणा होगा 2 से प्लस 5 गुणा होगा 1 से, यानी 3 गुणा 2 प्लस 5 गुणा 1। इसी प्रकार ये दूसरी पंक्ति इस दूसरे स्तंभ से गुणा होगी, तो 4 गुणा 2 प्लस 6 गुणा 1, यानी 4 गुणा 2 प्लस 6 गुणा 1। तो बराबर देखिए क्या आ गया, 4 ये 12 और 5 5 25, यानी 12 प्लस 25। सीधा लिख दे जोड़ के, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे देख तो 4 चौक 16 और प्लस 6 को 5 से गुणा किया तो आ गया 30। इसी प्रकार 3 को 2 से गुणा किया तो 6 प्लस 5 और 4 को 2 से गुणा किया तो क्या आ गया 8 और 6 को 1 से गुणा किया तो 6। देखिए बराबर 12 में हम 25 जोड़ देंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे 37। जोड़ देंगे आराम से, देखो 5 और 2 7 और 3, 6 में 5 जोड़ेंगे तो हो गए हमारे पास 11 और 16 इधर जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे कितने 3 और 1 4 यानी 46 और 8 और 6 हो गए 14। तो इस प्रकार से दो मैट्रिक्स ए और बी को हमने क्या कर दिया गुणा कर दिया और हमने क्या निकाला ए बी प्राप्त किया है। प्रैक्टिस करें बार बार, जो बच्चे भी एग्जाम देंगे इस साल उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़े हुए बार बार, लेकिन जो नए विद्यार्थी 11 वाले 12th में अभी प्रमोट हुए हैं उनको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा, क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से ध्यान रखिए। सारी की सारी प्रश्नावली आज जो मैट्रिक्स की प्रश्नावली हो इसी पे आधारित है कंप्लीट। आप जो बच गई वो मैट्रिक्स कंप्लीट हो चुकी है अपनी। इसमें मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और समित और विषम समित दो चीज 3 चीज और बचे छोटी छोटी एक एक लाइन की, बाकी कंप्लीट हो चुकी है। इसको ध्यान से देखें। एक क्वेश्चन हो गया अपना, दो मैट्रिक्स का गुणा कैसे किया जाता है। इस क्वेश्चन को लिख के बिना देखे करके देखें, फिर से प्रैक्टिस करें, अगर कोई त्रुटि होती है तो। और देखते हैं एक दो क्वेश्चन ऐसे ही। एक बात और ध्यान रखनी है हमें कि हमने जिस प्रकार ए को बी से गुणा किया तो ये आया, तो बी को अगर हम ऐसे गुणा करेंगे तो ये नहीं आएगा, अलग आएगा। ध्यान रखिए यहाँ पे कर्म विनिमय नियम का पालन मैट्रिक्स गुणा में नहीं करती है, योग में करती है। अर्थात हम अगर दो मैट्रिक्स को जोड़ेंगे ए प्लस बी और बी प्लस ए करेंगे तब तो कोई बात नहीं चलेगा। ए में बी जोड़ो चाहे बी में जोड़ो एक ही बात बराबर आएगा। लेकिन ये ध्यान रखिए कि ए मैट्रिक्स को गुणा करेंगे बी से और बी मैट्रिक्स को ए से गुणा करें तो ये बराबर नहीं होगा। अर्थात पहले मैं बी को लिखूं फिर ए को लिखूं फिर गुणा करूं तो सेम नहीं आएगा, अलग आएगा। प्रत्येक के लिए सत्य नहीं हो सकती ये चीज, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं। हम एक 3 गुणा 4 या अलग कोटि का कुछ अभी लेते हैं, थोड़ा बड़ा लेते हैं गुणा, और उसमें देखते हैं। देखिए मान लीजिए कि कोई ए अवयव दिया है हमें, अवयव ए कोई भी ले सकते हैं। देखिए संख्या चेंज होगी, हमें तो मेथड ध्यान रखना है क्योंकि सीनियर क्लास में मेथड मायने रखेगा, रटना कोई मायने नहीं रखेगा। मेथड क्या है, गुणा का नियम क्या है, जोड़ का नियम क्या है, बाकी का नियम क्या है, गुणधर्म क्या है, वो सारे दिमाग में रखने हैं। बस रटने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन अगला चेंज करेगा, श्योर बोर्ड में चेंज करता है, संख्या चेंज करेगा, सेम सीधी नहीं देगा तो रटने की तो जरूरत नहीं है। मेथड ध्यान रखिए। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए यहाँ कोई भी संख्या दे रखी है 1 2 -1 4 -1 0 3 2 1, ठीक है। जैसे इसमें स्तंभ 3 हो गए, मतलब जो अगला अभी लेना पड़ेगा हमें गुणा करने के लिए, उसमें पंक्तियां 3 होनी बहुत जरूरी है। तो देखिए मान लीजिए कि बी अवयव जो दिया हमें 1 2 3 3 पंक्तियां हो गई।
हो सकता है और ले सकते हैं इसमें संख्या, अगर लेना चाहे तो 0 3 5 कोई भी संख्या ले सकते हैं, यहां भी खत्म कर सकते हैं और भी आगे बढ़ा सकते हैं। शर्त ये है कि इसमें देखो स्तंभ 1 2 3 है तो उसमें पंक्तियां 3 होनी चाहिए। देखो पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, अगर ऐसा नहीं है तो हम गुणा नहीं कर पाएंगे। और देखेंगे अभी, फिलहाल इसको देखते हैं। देखिए तो दो मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से गुणा करने के लिए शर्त क्या है कि ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए। ऐसा क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जाता है, यहाँ तो नहीं पूछेगा एग्जाम में तो, लेकिन ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या बराबर होगी, ऐसा क्वेश्चन बनाएगा, वो भी हम देखेंगे बाद में लास्ट में। तो देखिए ए मैट्रिक्स को बी से गुणा करना है। तो देखिए ये जो फर्स्ट रो है R1, इसका जो फर्स्ट कॉलम है C1, इससे गुणा हो जाएगा, अर्थात ये पहला रो इस पहले से, दूसरा इस दूसरे से और तीसरा इस, और जो भी चिन्ह यहाँ पे आ रहे हैं गुणा करने पर वही चिन्ह लग जाएगी, प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस लग जाएगा। तो देखते हैं, देखिए जैसे ये 1 into 1 हो गया तो क्या हो जाएगा 1, ये इससे गुणा होगा तो 2 into 2 4, और -1 को 3 से इंटू करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 3, अर्थात 1 गुणा 1 1, फिर प्लस का चिन्ह, 2 को 2 से गुणा किया 4। अब देखिए यहां -1 को 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, ठीक है। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा कर दिया, अभी हम दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे। तो देखिए 4 को 1 से गुणा किया 4, ये आ गया 4, में सीधा लिख रहा हूं। -1 को 2 से गुणा किया माइनस का 2, और 0 को 3 से गुणा किया तो 0, 0 प्लस माइनस जो भी है लिख सकते हैं। अब ये तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होगी तो वो नीचे आएगी तीसरी पंक्ति की जगह। तो देखिए 3 गुणा क्या हो जाएगा 3, प्लस 2 गुणा 2 4, और प्लस 1 गुणा 3 3, यानी हमने जो मैट्रिक्स ए थी इसकी तीनों पंक्तियों को मैट्रिक्स बी के C1 से अर्थात फर्स्ट कॉलम से इनटू कर दिया है। अभी जो मैट्रिक्स बी है इसका C2 जो है अर्थात दूसरा स्तंभ ये बच गया हमारे पास। अब इसको भी क्या करेंगे, इन तीनों रो से R1 R2 R3 से क्रम से इनटू करेंगे। तो देखिए क्या होता है, ये फर्स्ट रो इससे इनटू होगी तो ये रो इससे गुणा होगा, ये इससे ऐसे होता है, ध्यान रखिए, ठीक है। फिर ये इससे ये इससे ये इससे, फिर ये इससे ये इससे ये इससे, क्रम से चलेंगे। तो देखिए 1 गुणा 0 0, फिर 2 गुणा 3 6, और -1 को 5 से गुणा किया तो माइनस का 5। आगे देखते हैं, 4 को 0 से गुणा किया तो 0, -1 को 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 3, और 0 को 5 से गुणा किया तो 0। इसी प्रकार थर्ड रो R3, 3 को 0 से गुणा किया तो 0, 2 को 3 से गुणा किया तो 3 × 6, और 1 को 5 से गुणा किया तो 5, ठीक है। अब इनको जोड़ देना है, बस जो भी है बाकी है तो घट जाएगा, जुड़ा जो प्लस का चिन्ह तो जुड़ जाएगा। देखिए यहाँ से 5 4 है, 5 5 में से 3 जा रहा है तो 2 बच रहा है, यहाँ पे 2 बच गया। यहाँ देखिए 4 में से 2 गया, 2 बचा, 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ देखते हैं 4 3 7 और 3 कितने हो गए 10। ये देखिए 6 में 0 जोड़े तो 6, और 5 घटा दिए तो क्या बच गया 1। इसी प्रकार माइनस का 3 और 6 5 कितने हो गए 11, ये प्लस है, जो भी ले सकते हैं यहाँ से। अब देखिए ये आ गया ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से गुणा करने के ऊपर अपने पास। तो प्रैक्टिस करनी है। अगर आपके पास आरबीएससी की बुक अगर नहीं मिल रही है तो आप एनसीईआरटी की बुक डाउनलोड करके तीसरी प्रश्नावली एनसीईआरटी की भी मिला सकते हैं, बात एक ही है, दोनों में एक ही क्वेश्चन है, कोई अलग नहीं है। एग्जाम की दृष्टि से एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट है, उसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आरबीएससी में से पूछे जाते हैं। तो प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के लिए सारी बुक इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बुक उपलब्ध नहीं है तो मोबाइल से डाउनलोड कर लें एनसीईआरटी की बुक का तीसरा पार्ट और उसको आराम से मिलाए, कोई दिक्कत नहीं, मैट्रिक्स सारी उसमें दे रखी है। तीसरी प्रश्नावली एनसीईआरटी का जो लास्ट टॉपिक है वो 3.4 वो हमारे सिलेबस में नहीं है, बस वो ध्यान रखिए। बाकी कंप्लीट जो उसमें ए इनवर्स ज्ञात करना दे रखा है, एनसीईआरटी से अगर कोई बच्चा पढ़े ए इनवर्स ज्ञात करना दे रखा उसमें लास्ट में, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ए इनवर्स ज्ञात करना तीसरी प्रश्नावली का, पांचवें में ए इनवर्स ज्ञात करना वो हमारे सिलेबस में, वो अलग तरीके से पढ़ेंगे हम, एडजॉइंट बटा मापांक कैसे, तो बाद में। तो देखिए जिस पास बुक उपलब्ध अगर आरबीएससी की दूर से पढ़े नहीं है तो आप एनसीईआरटी की बुक डाउनलोड आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट टॉपिक एनसीईआरटी की तीसरी प्रश्नावली का छोड़ दे, बाकी पूरी प्रश्नावली मिला ले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने क्या पढ़ लिया, दो मैट्रिक्स को गुणा करना पढ़ लिया, दो मैट्रिक्स को गुणा कैसे किया जाता है। बाकी तो देखो इन क्वेश्चनों को बार बार रिपीट करके देखिए आप,
मतलब कितने क्वेश्चन बताओ, प्रैक्टिस खुद को करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे देखते हैं मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स अर्थात दिए गए अवयव का परिवर्त ज्ञात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से भी क्वेश्चन बनता है, 1 नंबर का भी बनता है, बड़ा भी बनता है। तो देखिए कैसे बनता है वो चीज हम जानेंगे यहां से। पहली बात, इस प्रश्नावली से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, एक 1 नंबर का, एक 2 नंबर का। 3 नंबर की प्रश्नावली है पूरी 2 नंबर का। इसका मतलब ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आने वाले, छोटे क्वेश्चन आएंगे दोनों ही। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। मिला नहीं सारे क्वेश्चन है, तो देखिए आगे देखते हैं। दिए गए अवयव का परिवर्त ज्ञात करना, परिवर्त या फिर एक गुणा और देख लेते हैं छोटा सा पहले। देखिए मान लीजिए कि कोई अवयव ए दिया है आपको, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इसमें कितने स्तंभ हो गए, 2 हो गए, और ले लेते हैं चलो 1 2 माइनस से कोई भी हो सकती है संख्या। एक बी मैट्रिक्स दे रखा है हमें, जैसे इसमें 3 स्तंभ है, इसका मतलब इसमें 3 पंक्ति और नीचे तो 1 माइनस 1 0, कोई भी संख्या हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो इतना ही दिया है, इसको गुणा करना है। कई बच्चे दिक्कत कर लेते हैं यहाँ पे, ए को बी से गुणा करना है और बी में जितने स्तंभ है कितने हैं, बी में स्तंभ कितना है, एक ही स्तंभ है, तो इसमें पंक्तियां कितनी है, 3 है। क्या बी को ऐसे गुणा कर सकते हैं? तो देखते हैं, पहले तो ए को बी से गुणा करते हैं हम, ए बी, और फिर प्रश्न खड़ा होता है क्या हम बी को भी ऐसे गुणा कर सकते हैं? तो देखेंगे उसको क्या नहीं कर सकते, क्योंकि देखेंगे बच्चे करके बताएंगे। तो देखिए ए को बी से गुणा करने पर यानी इसकी पहली पंक्ति इस स्तंभ से गुणा होगी, एक ही स्तंभ है। तो देखिए 1 को गुणा करेंगे 1 से तो 1, 4 माइनस 1 से गुणा होगी माइनस का 4, और 1 0 से गुणा होके 0। फिर दूसरी पंक्ति गुणा होगी इससे, तो 2 माइनस 5 0, यानी 2 माइनस 5 प्लस 0। और फिर तीसरी पंक्ति 1 माइनस 6, 1 माइनस 6 और 0। अब इसको हम सरल कर लेंगे, देखो सारे प्लस माइनस में है, तो देखिए यहां से, और उसमें कोई स्तंभ है नहीं, एक ही स्तंभ, इसलिए एक बार गुणा होगा। दूसरा स्तंभ होता तो फिर से इन तीनों पंक्तियों को दूसरे स्तंभ से गुणा करके यहां लिखते। तीसरा स्तंभ होता तो इन तीनों पंक्तियों को गुणा करके उनको यहां लिखते। चौथा स्तंभ होता तो तीनों पंक्तियों को गुणा करके यहां लिख देते। बढ़ते जाते आगे से आगे जितना भी होगा, मेथड सेम ही है। तो देखिए 1 में से 4 गया तो माइनस का 3 बच जाएगा, 2 में से 5 गया तो माइनस का 3 बच गया, और यहाँ पे 1 में से 6 गया तो ये भी बच गया माइनस का कितना, 5। तो इस प्रकार से इस मैट्रिक्स का गुणा हो गया। क्या बी ए से गुणा होना संभव है? क्या बी ए ज्ञात कर सकते हैं? तो देखिए बी में स्तंभों की संख्या और ए में पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए। इनको गुणा करने के लिए, तो बी में तो एक ही स्तंभ है, जबकि इसमें पंक्तियां कितनी है, 3। इसका हम लोग गुणा नहीं किया जा सकता। कैसे? अगर बी को ऐसे गुणा करेंगे तो ये गुणा होगा किससे, इससे पूरे से, तो 1 से तो गुणा हो जाएगा, लेकिन ये किससे होगा, ये किससे होगा, ये संभव नहीं। को लाइन ध्यान रखें, तो शुरू में लिखवाई गई थी। अब हम आगे पढ़ते हैं, दिए गए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ज्ञात करना, परिवर्त ज्ञात करना। अवयव का परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए मान लीजिए कि ए अवयव दिया गया है, कोई भी संख्या हो, 4 5 6 7 3 2 माइनस 1 5 0, कुछ भी संख्या हो सकती है। अंदर संख्याओं से हमें कोई मतलब नहीं, हमें रटना नहीं है, किताब की सहायता में भी नहीं ले रहा, आपको भी नहीं लेनी, आपको मेथड समझना है, मेथड अच्छे से समझना है दिमाग में। तो अगर मेथड दिमाग में, तो ये मानो आप कोई भी क्वेश्चन हल कर लेंगे आराम से। तो देखिए यहां से परिवर्त करें, परिवर्त, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, परिवर्त को टी से दर्शाया जाता है। अब देखिए यहां से क्या लिखेंगे, ए का ट्रांसपोज, ए की पावर टी, या फिर कई जगह इसको ए डैश भी लिखा जाता है, बात एक ही है। जैसे भी दर्शाया अगला, चाहे टी से दर्शाए, बात एक ही है। ए का ट्रांसपोज, ए की पावर टी या ए डैश इक्वल टू होता क्या है, पंक्तियों को स्तंभ और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाता है, यानी पंक्ति और स्तंभ परस्पर अपना स्थान बदल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे R1 है वो C1 बन जाएगा, अर्थात 4 5 6 ऐसे लिखा जाएगा, फिर 4 5 6। ट्रांसपोज का मतलब ये हो गया कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ बनेगी, R1 C1 बनेगा, R2 C2 बनेगा, R3 C3 बनेगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है। परिवर्तन में क्या करना है, पंक्तियों को स्तंभ में बदल देना है, अर्थात पहली पंक्ति C1 की जगह आ गई, दूसरी पंक्ति 7 3 2 C2 की जगह आ गई, और तीसरी पंक्ति जो R3 थी
-1 5 0 ये आ जाएगी -1 5 और 0। ये आपकी C3 की जगह आ गई। ये ट्रांसपोज हो गया, बस इतना ही है ट्रांसपोज। तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे, परिवर्त करेंगे, तो हमें क्या करना है, उसकी पंक्तियों को स्तंभ बना देना है बस। देखिए और देखिए एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए अवधि दिया है, मैं ए अवधि ले रहा हूं, बी सी डी कुछ भी दे लिख सकता है, मान लो कि यहाँ डी लिख दे, इसमें घबराने की जरूरत नहीं हमें। तो देखिए मान लीजिए ये दे दिया हमें 1 2 3 4 5 6, हमें इसका ट्रांसपोज करना तो डी की पावर टी या डी डैश इक्वल टू क्या करेंगे, पंक्तियों को स्तंभ बना देंगे। अर्थात जो R1 है ये C1 बनेगा, C1 यानी 1 2 इस प्रकार लिखा जाएगा, R2 3 4 ऐसे लिखा जाएगा, और R3 है वो 5 6 आ जाएगा इस प्रकार। यानी दिए गए अवयव का ट्रांसपोज हो गया। तो ट्रांसपोज बहुत ही सिंपल है, कोई भी अवयव दे दिया उसकी पंक्तियों को स्तंभ में बदल दो, पंक्तियों को क्या बना देंगे, स्तंभ, वही क्या होगा, उसका ट्रांसपोज होगा। अब एग्जाम में क्या करता है, कई बार दो अवयव का गुणा और ट्रांसपोज को एक से मिला देता है। अर्थात एक अवयव ए दे देगा हमें और मैट्रिक्स बी का मान भी दिया रहेगा, और अगला कहेगा ए बी ज्ञात कीजिए और ए बी का क्या कीजिए, फिर ट्रांसपोज कीजिए। तो हम पहले क्या करेंगे, ए अवयव को बी अवयव से गुणा कर लेंगे, गुणा हमने पहले पढ़ा है। फिर क्या कर देंगे, ए और बी को गुणा करने पर जो भी अवयव आया हमारे पास में उसका क्या करते हैं, मान लो ए बी को गुणा करने पर यही आया था, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे, मतलब इसकी पंक्तियों को क्या बना देंगे, स्तंभ बना देंगे, और वही क्या हो जाएगा, ए बी के का ट्रांसपोज, यानी मैट्रिक्स ए और बी के गुणनफल का ट्रांसपोज। तो पहले इतना सरल करेंगे, गुणा करेंगे दिए गए अवयव को, और फिर उसका परिवर्तन कर देंगे, अर्थात पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर बदल देंगे। तो इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, पहले दो अवयव को गुणा करना और उसके बाद उनका परिवर्तन करना। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो हमने परिवर्तन पढ़ लिया और हमने दिए गए मैट्रिक्स का गुणनफल पढ़ लिया कि कैसे गुणा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए दिए गए अवयव का वर्ग ज्ञात करना या घन ज्ञात करना, वर्ग ज्ञात करना। जैसे मान लीजिए ए अवयव दे दिया है, कोई भी संख्या दे दी, 1 2 3 माइनस है, कोई भी संख्या दे सकता है, हमें आप ये करना ए स्क्वायर ज्ञात करना, ए स्क्वायर पूछे, ए क्यूब पूछे, ए की पावर 4 पूछे, अरे क्यूब तक ये एक ही का 3 तक आना चाहिए हमारे, ज्यादा नहीं है सिलेबस में, इतना ही है, 3 तक ही पूछता है। तो देखिए क्या करोगे ए स्क्वायर करने के लिए, इसका मतलब हमें ए को ए से गुणा करना पड़ेगा, यानी ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से अगर हम गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास है, ए स्क्वायर आ जाएगा। आराम से करना है, कॉपी पेन का यूज करते हुए कोशिश कीजिए, सीख जाएंगे, बाकी हम क्लास में वैसे देख ही लेंगे। और तो देखिए ए भी हो गया, फिर से इस अवयव को लिख लो, 1 2 3 माइनस 1 ये हो। वर्ग करने का मतलब कई बच्चों को ये भी देखा है कि जल्दी जल्दी में क्या कर देंगे, 1 का वर्ग लिख देंगे, 2 का 4 3 का 9 ये लिख दिया, ऐसा नहीं होगा। ए अवयव को ए अवयव से गुणा करना है, और गुणा करने पर जो अवयव प्राप्त होगा वो इसका वर्ग मैट्रिक्स कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो देखिए बराबर, अब गुणा कैसे करते हैं, गुणा हमने पढ़ा है, वही नियम है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो देखिए अर्थात R1 into C1, तो यहाँ पे आ गया 1 into 1 1 प्लस 6, तो यहाँ गया 1 प्लस 6, ये इंटू हो गया इससे, तो 3 माइनस 3, ये बन गया 3 माइनस 3। हमने क्या किया, R1 को इस C1 से क्या कर दिया, इंटू कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, R2 को C1 से इंटू करते हैं, तो 3 माइनस 3 याद है यहाँ पे, ठीक है। ये R1 और R2 C1 से इंटू हो चुके हैं दोनों। अब देखिए ये R1 इससे इंटू होगा तो 2 माइनस 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 माइनस 2। ये गुणा होगा इससे, तो ये 2 गुणा हुआ 1 से, तो 2 गया, और 2 को माइनस 1 से गुणा किया तो माइनस 2। दूसरी बार ये इससे गुणा करेंगे तो 6 प्लस 1, 6 प्लस 1, यानी हमारे पास क्या बन गया, 6 1 7, ये आ गया 0, ये भी 0 बन गया, और ये भी क्या बन गया, 7, क्या बन गया 7। यहां से और भी महत्वपूर्ण रिजल्ट निकल के आ गया, हमने आस भी नहीं की थी ऐसा रिजल्ट बनेगा, देखिए बहुत अच्छा रिजल्ट बन गया। अब इसमें से देखो 7 और 0 0, इसमें 7 कॉमन भी आ रहा है, हालांकि वर्ग हो चुका, किसी भी अवयव का वर्ग पूछे हर बार ऐसी स्थिति बने जरूरी नहीं है, इसमें बन चुकी, कोई बात नहीं, देखते हैं आगे इसको और सरल करते हैं।
मैं यहाँ पे 7 कॉमन भी ले सकता हूँ इसमें, तो यहाँ से 7 को कॉमन ले लिया, 1 बच गया, 0 0 1। और ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है 2 गुणा 2 कोटि का इकाई आयु, इकाई मैट्रिक्स आई, जिसको आई से लिखा जाता है, अर्थात इसको 7i कह सकते हैं। हमने पढ़ा था इकाई मैट्रिक्स, जब मैट्रिक्स के प्रकार पढ़े थे। इकाई मैट्रिक्स वह वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव का मान 1 होता है और बाकी अवयव 0 होते हैं, क्या कहलाता है, इकाई अवयव कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी निकल चुका है, मैं चाहते हुए निकल गया, बहुत अच्छी बात है। तो ये ध्यान रखें, ऐसी स्थिति इसको क्या कहेंगे, इसकी देखो 2 ही पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं, तो ये 2 गुणा 2 कोटि का इकाई आयु है। अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति बनती है हमारे पास, माना अगर ऐसा होता 0 0 1, तो इसकी देखो पंक्तियां भी 3 है और स्तंभ भी 3 है, तो ये 3 गुणा 3 कोटि का इकाई आयु है। 3 गुणा 3 कोटि का इकाई अवयव, यहाँ पे 2 गुणा 2 कोटि का इकाई अवयव बना हुआ है। देखिए मुख्य विकर्ण के अवयव 1 है, इसमें देखो मुख्य विकर्ण के अवयव 1 बाकी अवयव 0। और ये वर्ग मैट्रिक्स फिर है साथ में, अर्थात इसके अवयव को मिलाने से वर्गाकार आकृति बनेगी, पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान है, तो वर्ग अवयव भी कहलाता है साथ में। तो इस प्रकार से दिए गए अवयव का वर्ग करना भी हमें आना चाहिए, ठीक है। वर्ग यहाँ तक होता है, ये तो ऐसा रिजल्ट बन रहा था इसलिए आगे श्रम कर लिया, जरूरी नहीं है आगे यहाँ तक, ठीक है। आगे देखते हैं। तो यहां से हमने देखो 2 अवयव का योग, बाकी उसकी कोटि दे रखी है तो उतने अवयव बनाना उस कोटि का, और गुणा परिवर्त करना दिए गए अवयव का और दिए गए अवयव का वर्ग करना, ये चीजें सीख ली। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन इससे संबंधित है, तो मैं नोट लेता हूं। देखिए जैसे एग्जाम में पूछा गया था, क्वेश्चन है हमारे पास पहला, आपको देखना है करके कि a बराबर दे रखा है हमें। चौथा क्वेश्चन है ये 3.2 का, 3.2 की प्रश्नावली का चौथा क्वेश्चन ही है, वैसे देखना नजर कर लेना। 2 - 1 3 2। देखिए क्वेश्चन जब एक्सरसाइज की बात आती है, जैसे मैं करवा रहा हूँ, तो सेम देने जरूरी है, इसलिए थोड़ा सा वो भी प्रैक्टिस करके देखें। तो देखिए b बराबर हमें दे रखा है अगले ने 0 4 - 1 7 हो तो 3a² - 2b ज्ञात कीजिए। देखिए समझिए चीज को, करना आपको ये, इसमें क्या करना है, a² करना है। a² यानी पहले तो a को ऐसे गुणा करना है, जो भी मान आता है उसको उठा के यहाँ पटक देना है, और b जो दे रखा है उसको यहाँ रख देना है। a² वाले मान को 3 से गुणा, यानी 3a² की जो मैट्रिक्स है उसके अंदर तो सब अवयव से गुणा हो जाएगा, और 2b वाले से गुणा हो जाएगा, फिर a मैट्रिक्स में से ये घट जाएगा और जो भी उत्तर आएगा हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो उसको देखते हुए क्या क्या चाहिए, पहले वो चीज निकाल लेना। सबसे पहले a² निकालना है, उसका मान रख देना है, फिर 3 से गुणा कर देना है, b का मान उसको 2 से गुणा कर देना और सरल करके देख लेना है, ठीक है। हाँ एक बार क्वेश्चन लिख देना। हाँ तो देखिए ये क्वेश्चन है, ये छठा क्वेश्चन है 3.2 का। देखो 1 2 3 जो 3 क्वेश्चन है वो जोड़ और बाकी से संबंधित है, 2 अवयव के। चौथा क्वेश्चन हमने लिख लिया था अभी। पांचवा क्वेश्चन गुणा से संबंधित है, यानी 2 अवयव दे रखे हैं उनका गुणा से संबंधित है, ए बी और बी ज्ञात करना है, बराबर है नहीं वो जांच करनी है। छठा क्वेश्चन ये है, ये 2012 में बोर्ड एग्जाम में आया हुआ, बोर्ड में पूछा हुआ, 3 नंबर का पूछा था उस समय, लेकिन अभी तो क्या 2 नंबर का ही बनेगा। तो देखिए इसमें करना क्या है, ये fx बराबर दे रखा है तो हमें प्रूव करना है कि fx * fy बराबर fx + y। देखिए फलन fx दे रखा है। अब देखिए fx का मान तो यहाँ रख देंगे, हमारे पास fx है लेकिन fy नहीं है, तो पहले क्या करेंगे, fy निकालेंगे, fx + y ज्ञात करेंगे। तो क्या होगा fy, देखिए f जब यहाँ x है तो यहाँ भी क्या है, x है। अगर मैं यहाँ 4 रखूंगा तो प्रत्येक यहाँ भी 4 4 हो जाएंगे, यहाँ 30 रखूंगा तो यहाँ 30 30 हो जाएंगे, जहाँ x है। इस x की जगह अगर मैं y लिख दूं, और y क्यों लिख दूं, क्योंकि हमें y चाहिए, तो जैसे इस x की जगह y लिखेंगे तो जहां जहां x है वहां प्रत्येक जगह क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो देखिए बराबर ये बन जाएगा cos y, ये माइनस का sin y, 0 को 0 ही रहेगा, ये sin y
ये 0, ये बन गया cos y 0 और 0, यानी ये f y आ गया। अब अगला क्या कह रहा है कि fx जो है उसको fy से गुणा करना है, fx into fy करना है, और fx into fy करने पर जो मान आता है वो बराबर होना चाहिए fx plus y के। तो हम इसका RHS देखते हैं, पहले यहाँ पे RHS देख लेते हैं। RHS में क्या कह रहा है अगला, fx plus y लेके आना है। अब देखिए समझना है यहाँ पे कि f तो ये f है, इस x की जगह तो ये ने कर दिया x plus y कर दिया अगले ने, तो हम भी क्या कर देंगे इसकी जगह x plus y कर देंगे। तो यहाँ पे जब x plus y होगा तो जहां जहां x है वहां भी क्या हो जाएगा x plus y, यानी बराबर cos x plus y माइनस का sin x plus y 0 sin x plus y cos x plus y 0 और 0 0 1। ये हमारा RHS है, यानी इस LHS में fx और fy को मान रख के इसका और इसको गुणा करने पर जो मान आएगा वो इसके बराबर आना चाहिए, वो हमारा सिद्ध हो जाएगा। यानी fx और fy को गुणा करना है और गुणा करने पर हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारा आंसर ये आना चाहिए। तो देखते हैं गुणा करके fx और fy से क्या ये आता है। ये नोट आप कर ले, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, वीडियो को रोक के नोट कर लेना अगर ऐसा नहीं हो तो हम मेथड से अब क्या करते हैं, इसको इनटू करते हैं। देखिए किसको, fx को और fy को। तो देखिए हम लिख लेते हैं LHS, जो सिद्ध करना उसका क्या करना है, fx into fy, अर्थात fx का मान, तो fx का मान हम देखें तो हमारे पास आ रहा है cos x माइनस का sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1। क्या किया हमने, fx रख दिया, क्या करना है इनटू करना है, किससे, fy से, अर्थात जहां x हम y रख के दोबारा लिख देंगे इसको, तो ये बन जाएगा cos y माइनस का sin y 0 sin y cos y 0 0 0 1। अब इन दोनों को गुणा करना है और गुणा करने पर हमारे पास जो RHS में हमने अभी लेके आए थे वो आना चाहिए। अब देखिए गुणा कैसे करेंगे, तो गुणा करने का नियम हम अभी पढ़ चुके हैं पहले कि ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होगी, फिर दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ से, फिर तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ से। इसी प्रकार बाद में तीनों पंक्तियां क्रम से दूसरे स्तंभ से, फिर तीनों पंक्तियां तीसरे स्तंभ से गुणा होंगी। तो देखिए गुणा करते हैं, थोड़ा सा लेंथ की जरूरत है लेकिन सिंपल एकदम से प्रैक्टिस करना। तो देखिए ये गुणा y से, तो cos x into cos y, ये बन गया cos x into cos y, ये से गुणा हो गया। ये माइनस गुणा प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का sin x into sin y, ठीक, और ये 0 से 0 गुणा होकर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए दूसरी पंक्ति से गुणा होगी तो sin x cos y प्लस cos x से sin y, तो यह बन गया sin x cos y प्लस cos x से sin y और प्लस 0, और ये गुणा होगी इससे तो 0 0 0, यानी 0 प्लस 0 प्लस 0, यानी हमने तीनों पंक्तियों को C1 से गुणा कर लिया। इसी प्रकार C2 से गुणा करेंगे। अब देखिए क्या होता है, R1 गुणा C2, ये गुणा होगा, cos x को माइनस sin y से गुणा करेंगे तो cos x माइनस sin y क्या हो जाएगा, माइनस का cos x into sin y, फिर माइनस का sin x cos से गुणा होगा तो फिर से माइनस का sin x cos y, और फिर ये 0 0 से गुणा होगा क्या हो जाएगा, प्लस का 0। इसी प्रकार देखिए sin x गुणा होगा माइनस sin y से, तो क्या बनेगा, माइनस का sin x sin y, फिर ये गुणा होगा इससे तो cos x cos y प्लस का cos x cos y और प्लस, अब देखिए यहां से इससे गुणा हो रहा है 0 से 0 के 0। इसी प्रकार देखिए ये गुणा होगा इससे तो 0 0 0, यानी 0 प्लस 0 प्लस 0,
अब की बार क्या करना है हमें, इन तीनों पंक्तियों को इस तीसरे स्तंभ से गुणा करना। तो देखिए तो एकदम सिंपल हो जाएगा, 0 0 0 अर्थात 0, या फिर ये लिखे 0 प्लस 0 प्लस 0। ठीक है, दूसरी बार देखिए 0 0 0 फिर से, यानी 0 प्लस 0 प्लस 0। फिर से देखिए 0 को 0 से गुणा किया, 0 0 और 1, यानी 0 प्लस 0 प्लस 1। ठीक है, अब देखिए यहां से यहां इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल गया। 11th क्लास में जो फॉर्मूले हमने पढ़े थे त्रिकोणमिति के, 11th क्लास में त्रिकोणमिति के जो भी सूत्र तीसरे पाठ में हमने पढ़े थे वो सारे काम आएंगे। पूरी किताब में कहीं न कहीं सारे सूत्र काम आने। तो एक काम ये भी कर लें, जब भी टाइम मिले घूमते फिरते उन सूत्रों को सारों को एक जगह लिख लें और बार बार उन सूत्रों को तो बार बार एक बार देखते ही रहें। विशेष तीसरे पाठ में त्रिकोणमिति के सूत्र हमने पढ़े थे, क्योंकि वो अवकलन पढ़ेंगे, आगे समाकलन पढ़ेंगे, अवकलन समाकलन के अनुप्रयोग पढ़ेंगे, जो 38 नंबर का मैटर है उसमें तो हर जगह वो काम आ रहे हैं फॉर्मूले। उन सूत्रों को देखें। अब देखिए यहाँ पे कौन सा सूत्र बन रहा है, cos a cos b माइनस sin a sin b का एक फॉर्मूला था अपना, cos a cos b माइनस का sin a sin b, और बराबर हम लिखते थे इसको cos a प्लस b। 11th क्लास में तीसरे पार्ट में हमने स्पष्ट रूप से पढ़ा है। अब देखिए तो cos a cos b माइनस sin a sin b, ये a b में लिया, यहाँ पे xy में, तो यहाँ क्या बन जाएगा cos x cos y माइनस sin x sin y, तो cos x प्लस y, माइनस वाले में क्या बनेगा प्लस। देखिए तो इसको ऊपर लिख देता हूं, नीचे तो लिखे था नहीं तो। तो देखिए बराबर इसका बन गया सूत्र है cos x प्लस y, क्योंकि 0 को जोड़ेंगे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। अब देखिए यहां से इसको देख लेते हैं, sin a cos b प्लस cos a sin b, एक सूत्र और था sin a cos b प्लस cos a sin b बराबर sin a प्लस b। sin a प्लस b का जो पहला ही सूत्र बनाया था हमने, पहला ही सूत्र पढ़ा था 11th क्लास में, sin a प्लस b इक्वल टू क्या होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। तो यहाँ पे ये स्थिति बनी हुई है, एक की जगह x है, b की जगह y है, तो क्या बन जाएगा sin x प्लस y। नेक्स्ट देखिए 0 प्लस 0 प्लस 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा जी, अगली स्टेप में इसमें आते देखिए यहाँ पे, यहाँ देखो माइनस है, यहाँ पे माइनस है। मैं अगर यहाँ पे थोड़ा कोष्टक लगा दूं इसमें ऐसे, इस प्रकार से कोष्टक ले लूं तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये माइनस अंदर जाके वापस माइनस कर देगा। और ऐसा करने पर हमारे पास यहाँ वापस सूत्र बन गया, देखो cos a sin b प्लस sin a cos b, अर्थात चीज यही है sin a cos b, इसको ऐसे पढ़े sin a cos b या sin x cos y प्लस cos x sin y, यानी इस माइनस को मैं बाहर छोड़ दूं तो अंदर जो सूत्र बन रहा है ये बन गया आपका वापस sin x प्लस y। फिर इसे नीचे देखते हैं, यहां से देखो cos a cos b माइनस sin a sin b, इसको इधर लिखिए, इसको इधर लिखिए, तो देखो सूत्र बन रहा है cos a माइनस a प्लस b का, सॉरी वापस, यानी cos x प्लस y का। और यहां देखिए 0 0 0 जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0, फिर से ये 0 0 जुड़ेंगे, ये जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0 और लास्ट में 1, और ये क्या आ गया बराबर RHS, क्या पढ़ लिया हमने RHS। यानी इस प्रकार से ये क्वेश्चन है वो प्रूफ हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में ये पूछा गया था भी, हालांकि आया तो काफी समय पहले है, और देख लें ऐसे क्वेश्चनों को अच्छे से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें एक टॉपिक और बच गया इस प्रश्नावली में हमारे, बाकी पूरी प्रश्नावली वैसे मेथड के तौर पर हो चुकी है, सममितायु और विषम सममितायु। बाकी अपनी प्रश्नावली पूरी गुणा के रूप में, जोड़ के रूप में, बाकी के रूप में, वर्ग के रूप में, मैट्रिक्स बनाना, मैट्रिक्स दे रखे उसकी कोटि अवयव ज्ञात करना, वो सारा मैटर हो चुका है, इसमें कोई चीज नहीं बची हमारे जो सिलेबस में। एक बच गया सममितायु और विषम सममितायु, वो भी देख लेते हैं और इसको फिनिश करते हैं, बाद में मिलाते रहना। एनसीईआरटी की बुक डाउनलोड कर लेना, चाहे आरबीएससी के तो उसमें देख लेना, या कोई पासबुक वगैरह कुछ भी मिलती है हमें मिलाने की तो मिला लेना। तो देखिए मेथड अच्छे से समझ के क्वेश्चन आपको बुक से मिलाने हैं सारे, क्योंकि सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखो ऑनलाइन इसमें तो करवाना संभव ही नहीं है, करवाएंगे कोई वीडियो इसमें एक प्रश्नावली में 1 महीना लग जाएगा बनाते बनाते प्रत्येक क्वेश्चन का, और आगे अवकलन समाकलन में तो वैसे ही क्वेश्चन पहुंच जाता है। करने तो हमें मेथड समझ के करना तो खुद को ही पड़ेगा, और जब तक खुद नहीं करोगे तो गणित में कुछ सीखने भी नहीं है। तो देखिए यहाँ से ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो,
समझो टॉपिक को और फिर प्रैक्टिस खुद करो। तो इसका लास्ट एक चीज और बच गई हमारी समित अवयव। क्वेश्चन पूछा जाता है भाई यहां से भी देखो 3 नंबर, हालांकि 3 नंबर का उस समय था लेकिन अब तो 2 नंबर का, 2 का क्या पता पूछ ले, हमारे क्या होना चाहिए, 1 नंबर का भी बनता है। अब देखिए कैसे क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, वो सारे हम एक्सरसाइज पूरी होने के बाद लास्ट में एक वीडियो उसका भी लेंगे, ठीक है। तो देखिए समित अवयव, अभी मैट्रिक्स हो गया समित। अब देखिए यहां से समित अवयव किसे कहते हैं, किसी भी अवयव का परिवर्त करने पर, किसी भी अवयव का परिवर्त करने पर अगर वही अवयव हमें वापस प्राप्त होता है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो, तो ऐसा अवयव क्या कहलाता है, समित अवयव कहलाता है। अर्थात कोई भी अवयव दे रखा है, उसका ट्रांसपोज अगर वही प्राप्त हो जाए वापस, तो क्या कहलाएगा, समित अवयव। अर्थात ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए अगर है तो वो कहलाएगा समित अवयव। बस ये याद रखना है और कुछ नहीं ज्यादा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कि हमें एक अवयव ऐसा दे रखा है, कल्पना करें, जैसे मान लो 1 2 3 2 -4 5 3 5 6, इस प्रकार कोई भी संख्या दे सकता है। अगला शर्त क्या है कि इसका परिवर्तन करने पर यही वापस आता है, तो वो क्या कहलाता है, समित अवयव। अब देखिए मैं इसका ट्रांसपोज अगर कर दूं, एक का ट्रांसपोज क्या होता है, पंक्तियों को स्तंभ और स्तंभ को पंक्तियां बना दी जाती हैं, परिवर्तन। अर्थात पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दूं मैं 1 2 3, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दूं 2 -4 5 2 -4 5, तीसरी पंक्ति 3 5 6 3 5 6। क्या फर्क पड़ा कोई इसमें? देखिए ये भी सेम है, बिल्कुल सेम है, जैसा ये वैसा ही है। तो ऐसे अवयव हम क्या कहलाते हैं, समित अवयव कहलाते हैं। एक अवयव जिसकी पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति बना दिया जाए तो उसमें कोई भी अगर फर्क नहीं पड़ता है, तो वो क्या कहलाएगा, समित अवयव कहलाएगा, ठीक है। अब देखो समित अवयव को दर्शाते हैं पी से, पी से दर्शाते हैं, पी से क्वेश्चन पूछेगा। देखो एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछता है, एक तो सीधा ही पूछता है दिया गया अवयव समित है तो x का मान ज्ञात करें। फॉर एग्जांपल 1 नंबर का क्वेश्चन है, वो तो देखो मैं लिख के देता हूं, यहाँ पे पूछा हुआ भी है, पूछ भी सकता है। जैसे मान लीजिए एक अवयव ए दे दिया, एक अवयव क्या दे दिया, ए दे दिया, जिसमें दे दिया 1 2 3 2 -4 6 3 x और ये हो गया 5, इस प्रकार से। अगले ने कह दिया समित है, क्या है, समित है। तो x का मान पूछ लिया आपको कि x बराबर क्या हो, 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है इसका, ठीक है। मैंने भी प्री-बोर्ड में 1 2 में दे रखा है, आगे भी लेंगे कोई प्री-बोर्ड टेस्ट तो मैं भी दूंगा, उसमें भी दूंगा। तो देखिए आगे, तो समित की आपको डेफिनेशन याद रखनी है कि अगर इसका ट्रांसपोज हम कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, तो यही वापस आना चाहिए। अर्थात समित है, अगला कह रहा है इसका मतलब इसका परिवर्तन ये होगा, तो क्या होगा, मैं इसका परिवर्तन कर देता हूं, यानी 1 2 3 ये यहां जाएगी, 1 2 3 2 -4 6 2 -4 6 3x और 5 3x और 5। तो देखिए इस x की जगह क्या आ गया, ये x था, इसकी जगह क्या आ चुका, बराबर होने चाहिए दोनों, अर्थात ये x की जगह 6 आ गया, इसका मतलब यहाँ x बराबर क्या होगा, 6। तभी ये क्या होगा, समित होगा, नहीं तो समित नहीं होगा। तो इस प्रकार की क्वेश्चन कहेगा अगला समित है तो x का मान ज्ञात करो, x यहाँ लिया मैंने, हो सकता है यहाँ लिख दे, अगला यहाँ कहीं भी लिख सकता है। तो वो मेथड ध्यान रखना है, परिवर्तन कर ले, परिवर्तन करने के बाद में जो x दे रहा था उसकी जगह क्या आ रहा है, वही उसका मान आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं समित अवयव को p से दर्शाया जाता है और कैसे ज्ञात किया जाता है समित अवयव, वो देखते हैं। देखिए समित अवयव इसको दर्शाते हैं कैपिटल P से, और कैपिटल P बराबर होता है 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज, यानी a का परिवर्त। यानी किसी भी अवयव में उसका परिवर्त जोड़ के और 2 का प्रत्येक अवयव में भाग दे दें तो हमारे पास समित अवयव प्राप्त होगा। अब दूसरी बात आती है विषम समित अवयव। विषम समित अवयव इसको दर्शाते हैं कैपिटल Q से, विषम समित अवयव कैपिटल Q से दर्शाते हैं, ठीक है। अब होता क्या विषम समित अवयव, इसका बिल्कुल विपरीत। देखिए
इसका हमने ट्रांसपोज किया, समित का तो ए प्राप्त हुआ, लेकिन इसका ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का ए प्राप्त होगा। यानी किसी भी अवयव का परिवर्तन करने पर उस अवयव में क्या हो जाए, चिन्ह बदल जाए, पढ़ते अवयव के क्या हो जाए, चिन्ह बदल जाए, तो ऐसा अवयव क्या कहलाता है, विषम समित अवयव कहलाता है। ठीक है। और विषम समित अवयव ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है, क्यू से दर्शाते हैं, बराबर होता है 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज। अब देखिए एक नंबर का क्वेश्चन आता है, वो तो मैंने बताया, इसका मान वाला अभी बताया था। अब एक बड़ा क्वेश्चन बनता है इसमें 2 नंबर का, एग्जाम में किस प्रकार पूछता है, अगला उससे बाहर नहीं जाएगा, ध्यान रखिए। किस प्रकार पूछता है कि एक अवयव दे देता है और बोलता है इसको समित अवयव तथा विषम समित अवयव के योगफल के रूप में किसे प्रश्नावली करेंगे तो किसमें मिलेगा आपको, कोई भी एक अवयव दे देता। ये तो मान लो मेथड हो गया, इसको याद रखना है, कोई भी क्वेश्चन दे आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मेथड अगर याद है तुम्हारे। ठीक है। यानी अगला एक अवयव दे देगा एक बराबर, कोई भी दे दे, जैसे 1 2 3 4 ऐसे दे दिया, मान लो, कहेगा को समित तथा विषम समित अवयव के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी समित अवयव और विषम समित अवयव के योग के रूप में, योग यानी जोड़, यानी समित अवयव और विषम समित अवयव के जोड़ के रूप में व्यक्त करना है। अर्थात आपको एक को व्यक्त करना है किस रूप में, समित अवयव और विषम समित अवयव के योग के रूप में। तो क्या करना है, देखो पहले तो आप समित अवयव निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, a प्लस ए का ट्रांसपोज जोड़ेंगे, 2 का भाग लगेंगे तो p हो जाएगा, उसको यहां रखेंगे। क्यों कैसे ज्ञात करेंगे, जो भी ए अवयव दे रखा है, मैंने दिया संख्या नहीं, कुछ भी दे सकता है अगला, तो ये लिखेंगे यहाँ पे, और इसमें से इसका परिवर्त घटाएंगे, घट रहा है अगला तो घटाएंगे, जो भी सूत्र में हो रहा है वही काम करेंगे हम। फिर इसको सरल करने के बाद जो भी मान आता है उसमें 2 का भाग लगाएंगे। ठीक है, वो आ जाएगा क्यू का मान, और पी को और क्यू को अगर हम जोड़ देते हैं तो वापस ए प्राप्त होगा हमें, तो हमारी सिद्ध भी हो जाएगा, और उसको हम समित अवयव और विषम समित अवयव के योग के रूप में भी व्यक्त कर चुके होंगे। इस प्रकार का है, तो इस मेथड को ध्यान रखें। और अब इस प्रकार से अपनी तीसरी प्रश्नावली, जो मैट्रिक्स में जितना भी मैटर है, जो सिलेबस में इस टाइम पर वो कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन बचे हैं तो क्वेश्चन मिलाएं, प्रैक्टिस करें, और कुछ क्वेश्चन मेरे को लगेंगे कि बच्चों को नहीं आ सकते, वो नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन मैं भी डालूंगा। बाकी आप ही कोशिश करें, बुक से मिलाएं, कई बच्चों के पास बुक नहीं है तो आप बुक देखो प्राप्त करें इधर उधर से, या डाउनलोड करें और कोशिश करें। ठीक है, ओके, ठीक है।